कल हम लोगों ने अब बोलो मत, कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसको एक बार रिवाइज करो, जो कल मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी उसको एक बार रिवाइज करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन में क्या क्या बताया था। मैंने कहा था बेटा रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिंपल सा, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो विदाउट ऑक्सीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, सही है। इसीलिए हमें वहां 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है 38 एटीपी, और जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे हमें 1 ग्लूकोज से मिलता है ओनली 2 एटीपी। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन तब होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो? प्रेजेंट हो, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल। और मैंने आप लोगों को बताया था जो एनारोबिक होता है उसको बोलते हैं बेसिकली फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और वहां पे ईस्ट के द्वारा होता है, और हमारी मसल्स में होता है जहां पे बनता है लैक्टिक एसिड, और ईस्ट के द्वारा होता है वहां पे क्या होता है? इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है। ये सब आपको बताई इतनी बातें। अरे बेटा ये रिवाइज करो अच्छा आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चे आ रहे हैं ना अभी, इसके बाद करवा रहा हूँ, करो रिवाइज करो जल्दी जल्दी। अरे बच्चे लेट बहुत हो जाते हैं, लेट क्यों जाते हैं? तुम लोग साथ टाइम से आए हो। बातें करो, आप लोग पढ़ लो। कल हमने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक, और उसके बाद मैंने बताया था 1 ग्लूकोज से 38 एटीपी कहाँ बनते हैं वो भी आपको पता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं? 8 बताया था, 2 NADPH। अच्छा बनते वहां पे टोटल 4 एटीपी हैं, लेकिन 2 एटीपी वहां खर्च हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने कहा था लिंक रिएक्शन, वहां पे कितने बनते हैं? 2 NADPH। कितने बनते हैं? यानी कि 6 एटीपी। और इसके बाद हमने कहा था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कितने बनते हैं? 1 से 12 और 2 से कितने बनेंगे? 24, यानी कि 24 एटीपी। आपको पता है, ठीक है। इसके बाद ये बताओ मुझे, एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितनी बार क्रेब्स साइकिल चलती है? कौन बताएगा? रुक जाओ अभी बोल रहा हूँ, कोई मत बोलना, पहले आप बताओ। 6 बार। चलो दूसरा नंबर किसका है? तुम बताओ प्रियांशी। एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? 6 बार। तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, बनाने के लिए बोल रहा हूँ, दूसरी जगह। तुम बताओ सृष्टि। हाँ 6 बार चलती है क्रेब्स साइकिल। मैं क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ। कितनी बार चलती है? 2 बार। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल चलती है 6 बार। आप लोग ध्यान रखना, केल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। केल्विन साइकिल कब चलती है? जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बोलो मत, जिसे हम बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? और जो तुम्हारा केल्विन साइकिल यानी कि ये वाला साइकिल होता है, ये कब चलता है? क्रेब्स साइकिल जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो चलता है क्लोरोप्लास्ट में, ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहीं पे गलत लिख लो ये बात, केल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल अलग अलग है। कहीं आप लोग गलती कर देते हो बार। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बार देख लो आप लोग। देखो एक होती है बेटा केल्विन साइकिल। कौन साइकिल होती है? केल्विन साइकिल। ये होती कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। सही है, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। और यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है, पता है आपको। और केल्विन साइकिल को हम दूसरे नाम से बोलते हैं C3 साइकिल। ये बात समझ गए आप लोग? दूसरा आपको, ये तो पहली बात का हो गया। दूसरा होती है क्रेब्स साइकिल। कौन सी होती है? क्रेब्स साइकिल। सुन लो, यहाँ पे ये होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, मुझे लग रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
और यहाँ पे बेटा क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। समझ गए आप लोग। और बेटा यहाँ पे देखो एक बात और सुनो मेरी, ये जो केल्विन साइकिल होती है, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बोल सकता हूं मैं कि कितनी बार चलती है, 6 टाइम्स। कितनी बार चलती है, 6 टाइम। और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो कितनी बार चलती है, 2 टाइम। यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। अगर आप लोग चाहो तो ऐसे लिख लो एक बार में, कहीं पे भी लिखो, जिससे आप लोगों की चीजें थोड़ी, बच्चे मिस कर देते हैं चीजों को, जब क्वेश्चन आता है तो फिर वो गलत कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आज तो बहुत कम बच्चे अंक कर 3 चलो 8, आज 22 बच्चे हैं खाली, और बच्चे कहाँ भाग गए सर? आज तो 20 बच्चे कम है, वरना एक 40 बच्चे आ जाते हैं लगभग। मैसेज करना पड़ेगा बोर्ड में। और जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे तो बेटा फिर क्या रहेगा, उनका यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो, इसीलिए छुट्टी नहीं करनी है। आप लोगों को छुट्टी तब मिल सकती है जब आपका एग्जाम होगा खाली, ठीक है। और एग्जाम का मतलब होता है जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे मैंने सुना है बीएससी वाले बच्चों का एग्जाम आएंगे ना अभी, हैं? तो बीएससी वाले बच्चों का एग्जाम है, तो आप लोगों का कितने बजे से एग्जाम होगा? 2:30 बजे से होगा। और तुम लोगों का 8 बजे से, तुम लोगों का? तुम तो कोचिंग आ सकते हो एग्जाम देके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। जिनका 2:30 बजे से उन्हें प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को 2:30 बजे से एग्जाम होगा अगर आपका, तो आप लोग उस दिन छुट्टी कर सकते हो, बकाया आपको आना पड़ेगा, ठीक है, कोचिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक साथ 15 दिन छुट्टी कर दी, ठीक है, वो आपको आना पड़ेगा कोचिंग। और इंटर वाले पेपर है ना, इंटर की कब है? तो वो तो तब है, अभी तो बात करो, अभी तो इतनी बात कर रहा हूँ मैं, जिनके पेपर 12 नवंबर से हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, अरे सॉरी 12 दिसंबर से है। यहाँ पे देखो ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो तो हम लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक है, ग्लूकोज पढ़ते हैं। तो अच्छा बताओ, सबसे पहले मैं कौन सी पढ़ाऊंगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा, और इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, लेग रिएक्शन, और इसके बाद क्रेब्स साइकिल, ठीक है। बच्चों को ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली याद नहीं होती है, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप लोग आप लोग 12th में नहीं हो, जो आप लोगों को लिखना होगा, आप लोगों को सिंपल सा, कौन सी? नहीं, वो तो हैच एंड सेलेक्ट पाथ पे होता है, वो डार्क रिएक्शन की बात है। ये तो क्रेब्स साइकिल में यहाँ की बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन की। और ये किसकी बात होती है, फोटोसिंथेसिस की। चाहे ये भी लिख लो आप लोग, ये वाला जो होता है प्रोसेस वो होता है फोटोसिंथेसिस में। कहाँ होता है बेटा? और ये वाला कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में। ये बच्चों को केल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल कैसे लगती है, इसलिए मैंने लिखवाया था ये, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलो तो अब हम लोग आते हैं बुक्स पे, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो आप लोग पूरी साइकिल याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं उसको एक्सप्लेन में अभी बुकलेट नहीं लेके आया है, वरना मैं कल आपको दोबारा समझाऊंगा इसको, ठीक है। एक बार तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बेटा, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन जो होता है, आप लोग पता है उसका मतलब, पहले हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, या प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं गैसेस एक्सचेंज के थ्रू, स्टोमेटा यूज करते हैं, उनके पास क्या क्या होता है, स्टोमेटा और लेंटिकल्स। स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और ह्यूमंस किसकी वजह से करते हैं, ब्रीथिंग, यानी कि लंग्स के थ्रू करते हैं। ऐसी मछलियां क्या करती हैं, गिल्स का यूज करती हैं। मेढक स्किन क्या करता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो भी किसका करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एक किसके बेस पे, एक हम लोग स्किन के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, डिफ्यूजन होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो अब आप लोग सोचो कि ऑक्सीजन हमारा सेल तक पहुंच रहा है और लगातार उधर से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे बेटा, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा, यहाँ से
बताओ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगा ना। तो मैंने कहा था पहले जो फर्स्ट साइकिल होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। और जहां पे ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। सही है। अच्छा ये बताओ बेटा आप लोग, ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ये हाँ चलो एक पैरा और रह गया, चलो ठीक है यहाँ पे ठीक 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 यहाँ देखो ये वाला ना, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये समझ लो, कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज, क्या होती है ऑक्सीजन, यूटिलाइज का मतलब जरूरत पड़ती है, खर्च होती है। और कह रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज आर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे CO2, वाटर और एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अगले कह रहा है द कंबक्शन रिएक्शन आर रिक्वायर ऑक्सीजन बट सम सेल लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन where O2 is not available? There are sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. आपको पता है यहाँ पे अगर प्लेनेट फर्स्ट सेल रही होगी वो कैसे रही होगी, विदाउट ऑक्सीजन। और मैंने कहा था विदाउट ऑक्सीजन का मतलब कौन सा ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक। कौन सा होता है बेटा, इसीलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरोबिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं। और मुझे लगा धरती सबसे पहले क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर एडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन। लिखा है सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर facultative anaerobes while in other the requirement of anaerobic condition is obligate. In any case all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है कि जो एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, लेकिन कैसा करते हैं, इनकम्प्लीट। कैसा करते हैं, इनकम्प्लीट, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन होता नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा किसका, ग्लूकोज का। समझ गए हम लोग। तो वो एडप्ट हो जाते हैं एनारोबिक कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अगले देखो बेटा, कह रहा है दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसीलिए मैं कह रहा था ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है, चाहे वो एरोबिक कंडीशन हो चाहे वो एनारोबिक, चाहे वो एरोबिक ब्रेकडाउन हुआ चाहे वो एनारोबिक। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने कहा था 2 ATP और 2 NADPH मिलते हैं, मतलब 8 ATP मिलते हैं। अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो उसमें बेटा जो 2 ATP मिलते हैं वही वाले ATP होते हैं बस उनके पास। किसके पास, जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पे। और बकाया कितने मिलते हैं हमें, अगले जाके ब्रेकडाउन होता रहता है, हमें ATP मिलते रहते हैं। समझ गए आप लोग ये बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आराम से। ये बच्चों को कठिन और लगता है कि साइकिल कैसे याद की जाएगी। याद बैग आपको नहीं करना है, आपको नीट एग्जाम देना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, सुनो, इसका मैं बुकलेट लेके नहीं आया हूं, वरना मैं उससे पढ़ाता हूं, उसमें सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सारे एंजाइम जितने भी हैं। तो हम लोग आज तो नॉर्मली पढ़ेंगे, कल को मैं बुकलेट लेके आऊंगा और उससे एक बार इसे फिर से रिवाइज करवाऊंगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, हम लोग आज पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, सुन लो, ग्लाइकोलाइसिस में आपको बताएं यहाँ पे पार्शियली ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो जाता है वो किसमें जाता है, दो मॉलिक्यूल जो किसके बनते हैं, पायरुविक एसिड के। किसके बनते हैं, पायरुविक एसिड के। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है और वो टूट जाता है 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, से बोलते हैं पायरुविक एसिड। ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और यहाँ से हमको क्या होता है, फायदा होता है। और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस को हम दूसरे नाम से EMP पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EMP, क्योंकि इसकी डिस्कवरी करी थी 3 साइंटिस्ट ने, जिनके नाम E, M और P, यानी कि इम्बेडेड, और दूसरा कौन सा था, ए मेयरहॉफ, और तीसरा था पार्डस। इन 3 साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इन्होंने अपने नाम पे रखा था EMP पाथवे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, और कहाँ पे कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म। कहाँ कर रहे हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। जब पायरुविक एसिड बन जाएंगे उसके बाद हो जाएंगे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और क्या होती है फिर, क्रेब्स साइकिल। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं है। मैंने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक, दोनों कंडीशंस में ग्लाइकोलाइसिस होता है। समझ गए आप लोग। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहे थे टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्लाइकोज मतलब क्या है बेटा, शुगर। क्या है, और आप लोग बताओ ग्लूकोज कैसी शुगर होती है, मोनोसैकेराइड। कैसे होती है, मोनोसैकेराइड होती है। तो यहाँ पे शुगर ही है, तो ग्लाइकोज का मतलब क्या है, शुगर, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। समझ गए। तो यहाँ कह रहे हैं देखो, शुगर एंड लाइसिस फॉर क्या होता है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, आप लोग लिखते रहो एक बार ऊपर,
अगर आपको स्प्लिट में ध्यान नहीं जा रहा है तो ब्रेक डाउन लिख लो, तो दिक्कत होना है। अगले कह रहे थे स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव इम्बेडन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस, यानी कि 3 साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है वरना पूछता। 3 साइंटिस्ट एक जगह और हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो कौन से बता सकता है बच्चा, क्या नाम है उनके? जेनेटिक्स में है, ये हिंट दे रहा हूँ। 3 साइंटिस्ट, ये भी 3 है वो भी 3 थे। हाँ बताओ। नहीं तो 3 साइंटिस्ट का वो बता रहा हूँ ना, साथ साथ है, वैसे तो बहुत सारे हैं। आपको ध्यान है मैकार्टी, एवेरी और मैक्लियोन, हाँ वो भी 3 ही है, और ये भी कौन है? 3 ही है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये रेस्पिरेशन में आ रहे हैं, वो वहां कहाँ आते हैं? जेनेटिक्स में। जो उनका भी बहुत बड़ा रोल था। हाँ बताओ। नहीं, वहां पे ये था कि जो मेंडल था, मेंडल उनके वर्क को उन्होंने फिर से रीवो किया था, यानी कि मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, हाँ, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट को समझ नहीं पाया था, तो दोबारा से उन्होंने क्या किया था, उसका फिर से एक वो दिखाया था सबको, तो बताया था कि मेंडल, तो उसके बाद उन्हें मिला था फादर ऑफ जेनेटिक्स का पद। तो वो 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बेटा? मैक्लियोन, मैकार्टी और एवेरी। समझ गए? यहाँ भी 3 साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से? इम्बेडन, पार्नस और मेयरहोफ। इसीलिए इस पाथवे को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। तो देखो यहाँ पे, यहां से देखो, ये इम्बेडन से क्या है? इम्बेडन से आएगा ई, और बेटा मेयरहोफ से क्या आएगा? एम, और पी पार्टनर से क्या आएगा? पी। इसीलिए इस पाथवे को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। किसको? ग्लाइकोलाइसिस को। तो देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज, यहाँ पे देखो, हाँ कह रहा है एंड इज ऑफन रिफर टू एज द ईएमपी पाथवे, और इसीलिए इस पाथवे को क्या बोलते हैं हम लोग? ईएमपी पाथवे, ठीक है। अगले कह रहे हैं इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, हाँ इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। हाँ अब यहाँ पे तो आपको पता है बेटा कौन है? कोई नहीं करना, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, अभी लग जाओ। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे देखो कहाँ आ गई है, यहाँ पे देखो बेटा, ये कह रहा है इट इज द ओनली एक प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। अब आप लोग बताओ, एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, इनमें ये तो होता है ईएमपी पाथवे, बकाया क्रेब साइकिल क्या होता है? नहीं होता ना। लिंक रिएक्शन होता है क्या? नहीं होता। अगले कह रहा है इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। कहां होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। किसमें? सेल के साइटोप्लाज्म में। अगले कह रहा है एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये ध्यान रखना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एनारोबिक कंडीशन में हुआ चाहे वो एरोबिक कंडीशन में हुआ। कह रहा है इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल। कितने बनते हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। किसके? पायरुविक एसिड के। सही है। तो मैंने कहा ग्लूकोज का यहाँ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। कह रहा है इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज derived फ्रॉम सुक्रोज व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, होता है जिसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, स्टार्च। क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च। और स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। समझ गए आप लोग? अगले देखो, कह रहा है सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज। अब यहाँ पे एक पाथवे देख लो एक बार, इसे मैं अपने तरीके से समझाऊंगा वैसे, ठीक है, बुकलेट लाके। अभी आप लोग खाली एक बार देख लो, यहाँ पे 9 स्टेप लिखी हुई है, लेकिन उसमें होती है 10 स्टेप। कितनी होती है? 10 स्टेप प्रोसेस होती है, और सारी जो होती हैं वो बेसिकली एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। 10 स्टेप होती है, 10 क्या होती है? एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले क्या होता है बेटा? बोलो मतलब ग्लूकोज होता है 6 कार्बन, सही है। यहाँ पे देखो कितनी है? फर्स्ट, यार उल्टा पड़ रहा है ये कैसे हटेगा? हट जाएगा, वो निकल जाएगा। ऐसे कैसे पढ़ा दूंगा? क्या रखूं नीचे? नहीं दिक्कत हो जाएगी। पहले यही तो था रखा हुआ, यहाँ नहीं था, वो ये कुर्सी यहाँ पे थी इधर। अरे नहीं, ये इस पे था रखा हुआ, ये डब्बे ब्लैक वाला डिब्बे पे था ना ये, और ये हाइड गया, फिर क्या होगा? फिर वो ये इधर आना बेटा, इधर आ एक बार।
हाँ वो छोटा हो जाएगा। क्या छोटा हो जाएगा? अरे वो यार इसे हटाना उठाना इसमें लगा है। मजा ना ये ना तरह से। अरे इसे उल्टा कर अरे कैसे ऐसा करता है इतना अब आगे चेयर आगे से बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी बढ़ानी। अरे तो वो वाला ब्रेक इसका लगा देगा लग जाएगा। चलो सही है चलो ठीक है। यहाँ पे देखो आप ठीक है ये तुम्हारा क्या है ग्लाइकोलाइसिस है। क्या है ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो देखो आप लोग ये पूरा 10 स्टेप प्रोसेस होता है ठीक है जिसमें तुम्हारा जैसे फर्स्ट इसके बाद सेकंड इसके बाद थर्ड 4 5 6 7 8 9 और 10 है तो 10 ठीक है 10 स्टेप प्रोसेस होता है ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें सारी आपको रटना नहीं है 10th से हम 12th में होते हैं तो लिखना होता है हमें लेकिन हम 12th में नहीं तो आपको लिखना नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एटीपी खर्च हुए हैं कहाँ पे बने हैं। मैंने यहाँ पे ये बताया था आप लोगों को कि टोटल हमें 2 एटीपी मिलेंगे नेट गेन और 2 क्या मिलेंगे एनएडीपीएच। तो आप लोग बताओ सबसे पहले ग्लूकोज होता है क्या होता है ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन होता है। कितना होता है 6 कार्बन होता है। और ये जो यहाँ पे देखो आप लोग बताओ एटीपी से क्या बन रहा है बेटा एटीपी। इसका मतलब एटीपी यहाँ पे क्या हो रहा है खर्च। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेप में हमेशा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें एटीपी क्या होता है खर्च होता है। अब आप लोग बताओ अगर यहाँ पे हम एटीपी का खर्च होगा तो एक फॉस्फेट जोड़ेंगे ना और जब जोड़ेंगे तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बोलते हैं बेटा ग्लूकोज यानी कि एक फॉस्फेट जोड़ देंगे 6 कार्बन पे तो इसीलिए बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हाँ आइसोमरेज होता है क्योंकि आइसोमर ये ग्लूकोज का उल्टा क्या हो गया फ्रक्टोज तो इसमें कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी मैं एंजाइम यहाँ पे बेटा नहीं लिखे हुए हैं मैं आपको कल पूरे चैप्टर का बुकलेट ले आऊंगा ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैं ला नहीं पाया ठीक है इसलिए थोड़ा वो हो गया गलती। हालांकि कल भी लाने वाला था लेकिन ध्यान नहीं रहता है। चलो आज कर लूंगा मैं काम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब आप लोग बताओ फिर से एक एटीपी खर्च हुआ है देखो हुआ यहाँ पे और एक एटीपी खर्च हो जाएगा तो यही फ्रक्टोज होगा। अब 6 कार्बन में था पहले से एक कार्बन में फॉस्फेट और लग जाएगा इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इसके बाद बेटा एक एंजाइम होता है एल्डोलेज। कौन सा होता है एंजाइम ध्यान रखना ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है इसको 3 का ये कितना कार्बन है बेटा 6 कार्बन और ये कितना रहेगा 3 कार्बन और 3 कार्बन समझ गए। एक का नाम क्या होता है इसे बोलते हैं ट्राइबल फॉस्फेट इसको बोलते हैं सॉरी यहाँ पे बोलते हैं ग्लिसरीन डिहाइड 3 फॉस्फेट और यहाँ पे क्या बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखो क्या होता है अब हाफ इक्वल डिवाइड किया तो इसका नाम क्यों चेंज नहीं ये अलग ग्रुप है ये का अलग ग्रुप है ठीक है अलग अलग और दूसरा ये वाला इसी में कन्वर्ट हो जाता है बाद में लेकिन यहाँ पे एक साइकिल इधर चलती है हम ऐसे बोल सकते हैं एक साइकिल इधर चलती है इधर चलती है। ये 2 मॉलिक्यूल तभी तो लिखे हुए देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल आपको जो मिलेगा वो 2 मिलेंगे एक नहीं मिलेगा ठीक है। दूसरा क्या होगा ये यहाँ से इस दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखो ये क्या होगा NAD से क्या मिला है हमें NADH इसका मतलब एनर्जी मिली है ना और कितने मिलेंगे 2 कितने मिलेंगे 2 क्योंकि एक यहाँ साइड से और एक इधर साइड से तो 2 मिल जाएंगे हमें। अब यही कन्वर्ट ये क्या बन जाएगा बेटा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपको बताया था मैंने एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो वही हो गया ये। अगले फिर से देखो एक एटीपी हट गया क्या हट गया ये देखो। अब आप लोग देखो यहाँ पे एक एटीपी से हमें क्या मिल गया एक एटीपी एक इस साइड से और एक इस साइड से तो हमें इतने यहाँ कितने एटीपी मिलेंगे 2 और 2 क्या मिल गए NADPH। अब आप लोग बताओ बेटा यहाँ पे लिखा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब एक हटा दे यानी कि एक हटा देंगे तो क्या बचेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड समझ गए यानी कि 1 वाला हट गया ना एक कार्बन से तो 3 बचेगा। इसके बाद 3 ये बाद में क्या बचेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और यहाँ पे हम बोल सकते हैं फिर से वाटर निकलेगा बाहर और ये बचेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और 2 मॉलिक्यूल है और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से फिर से क्या होगा एक एटीपी मिल जाएगा यानी कि 2 एटीपी हमें यहाँ मिल गए और ये क्या बन गया पाइरुविक एसिड। फाइनली हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है पाइरुविक एसिड। आप लोगों को ध्यान कैसे रखना है वो समझो आप लोग
सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है बेटा कि हमें यहाँ पे देखो 2 एटीपी मिले। कितने मिले? 2 एटीपी। और यहाँ पे भी हमें कितने एटीपी मिले? 2। टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है, तो आप कितने बोलोगे? 4। कितना बोलोगे? 4। यानी कि 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां से आज तक अभी तक क्वेश्चन जो आया है मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये आया था पहले, एक बार एक एंजाइम पूछा था यहाँ वाला, फर्स्ट वाला। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बेटा यहाँ इस तरह बनाओ, ये वाला एंजाइम पूछ सकता है, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड में कौन सा एंजाइम तोड़ ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन आए हमेशा वो ऐसे आए हैं, यहाँ से एटीपी या एनएडीपी से काउंट पूछा है बस, कि नेट गेन कितना हुआ, टोटल फॉर्मेशन कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, बचे कितने, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग बताओ यहाँ पे 4 एटीपी हमें क्या हुआ? मिले। कितने मिले? 4 एटीपी। आप लोग बताओ, एक तो यहाँ एटीपी खर्च हुआ है, क्या हुआ है? एक यहाँ खर्च हो गया, और एक कहाँ हुआ है? यहाँ पे। ये क्या हुआ है बेटा? खर्च हुआ है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 में से माइनस में कर दूंगा 2 एटीपी, जो क्या होगा? खर्च। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ नेट गेन कितना हुआ, क्या पूछेगा? नेट गेन पूछेगा, तो हम लोग कितने बताएंगे? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे जब भी वो बात करें, ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। अगर वो पूछे नेट गेन एटीपी कितना होगा, तो आप बताओगे हमेशा 8 एटीपी नहीं 2 एटीपी। कितने बताओगे? 2 एटीपी। दूसरा, अगर वो बोल रहा है कि कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है कंप्लीट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हमें ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी मिलेंगे नेट गेन, तो मिलेंगे, आप आंसर कितना लगाओगे? 8 एटीपी। मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूं पूरी। देखो पहली कंडीशन क्या बन सकती है, एक तो ये हो सकता है कि बताओ ग्लूकोज के ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, या हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस से, सही है, कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो आप कितने बताओगे? 4। कितने बताओगे? 4। अगर वो ऐसे क्वेश्चन देता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही तो समझना पड़ता है खाली, और एटीपी बच्चे गलत लगा देते हैं। दूसरा वो क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन एटीपी कितना होता है, तो कितना बताओगे? 2। अगर वो ऐसे देता है कि बताओ कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होगा, सही, कंप्लीट का मतलब समझ रहे हो, अब क्रेब साइकिल भी इन्वॉल्व कर रहा है, वो ईटीएस भी कर रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमें ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन कितना हुआ, तो आप कितने बताओगे? 8 एटीपी। वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो आप लोग बताओगे उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप रट लो 8 एटीपी, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह आंसर 2 एटीपी भी होता है। अगर वो खाली ये पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन एटीपी कितना होता है, तो आप कितना लगाओगे? 2, ना कि 8, क्योंकि यहाँ बेटा 2 एटीपी मिले हमें अभी। अब वो कंडीशन ये भी दे सकता है बाद में, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा वो हम लोग तो 8 तब लगाते हैं ना जब खाली एरोबिक में होता, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक कंडीशन में भी होता है, बात तो यही है। और एनारोबिक कंडीशन हुआ तो हमें कितने मिलेंगे? खाली 2। जब वो एरोबिक और एनारोबिक की कंडीशन की बात क्वेश्चन में कर ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे अनुमान लगा लेंगे कि 8 एटीपी मिलेंगे? समझ गए बात को? तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ से बच्चे बहुत गलत कर देते हैं खाली एटीपी काउंट से, तो मैं हर कंडीशन बता दे रहा हूँ। अगर वो एरोबिक का पूछेगा, या तो वो लिखेगी एरोबिक रेस्पिरेशन, तो सही है, 8 हम देखेंगे एक बार। लेकिन अगर वो एरोबिक और एनारोबिक कुछ भी नहीं लिख रहा है और पूछ रहा है नेट गेन एटीपी कितना हुआ, तो आप कितना बताओगे? 2 एटीपी। कितने बने तो 4, कितने खर्च हुए तो 2, और अगर पूछ रहा है कि कंप्लीट साइकिल यानी कि पूरा ब्रेकडाउन में कंप्लीट में कितने एटीपी मिलेंगे, तो 8 एटीपी। समझ गए हम लोग? और यहाँ से 2 हमें क्या मिलते हैं बेटा? एनएडीपी। अगर आपको इतनी बातें याद है तो बस यहाँ से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिलहाल में। और मैं एक बात और बता दूं, कल मैं ये आपको पूरी साइकिल बनवाऊंगा फिर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम के नाम है वो लिखे नहीं है, तो आपको ऐसा मजा नहीं आएगा इसको, ठीक है। अभी ये बार इसको फायदा नहीं ज्यादा, कल को मैं फिर से ये पूरी साइकिल आप लोगों को बनवाऊंगा, ठीक है। इसके बराबर में जहाँ किताब बनी है उसके बराबर में आप लोग बना सकते हो, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ग्लूकोज था, एटीपी खर्च हुआ फर्स्ट स्टेप में। देखो ऐसे ध्यान रखना, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में क्या होता है? एटीपी खर्च होता है। क्या होता है? खर्च। यानी कि आपको पता है ग्लूकोज होगा, जब एटीपी खर्च होगा तो फॉस्फेट लग जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, कन्वर्ट कर देता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज के बाद क्या होता है बेटा? हम बोल सकते हैं एटीपी फिर खर्च होता है, तो बोल देंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बोल देंगे। इसके बाद एल्डोलेज 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद लगातार क्या होता है? एक सबसे फर्स्ट, उसके बाद एनएडीपीएच मिलता है हमें, और लास्ट में क्या मिलते हैं? एटीपी। बस ऐसे ध्यान रखना आप लोग, ज्यादा प्रेशर मत लो, ग्लाइकोलाइसिस हमें पूरा रटना है, रटना नहीं है आप लोगों, ठीक है। और बकाया मैं कल फिर से बनवाऊंगा। पॉइंट्स पढ़ने इसके क्या लिखे हुए? ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोग अगर चाहो तो ये बातें लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, देखो इसके बराबर में मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, वरना आप तो गलत कर सकते हो। यहाँ पे देखो
सबसे पहले लिखो, क्या लिखो, एटीपी बने कितने हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो बेटा आप कितने लिखोगे? 4 एटीपी। ठीक है। खर्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे आप लोग खर्च इतना करते हो, खर्चा नहीं करते हो? लॉस। या स्पेंड लिखो, स्पेंड। अरे लॉस लिखो तुम। लॉस कितने हुए? 2 एटीपी। इसके नीचे लिखना नेट गेन। क्या लिखना बेटा? नेट गेन जो हुआ हमें वो कितना हुआ? 2 एटीपी। और बराबर लिख लो 2 NADPH। और टोटल अगर पूछेगा एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक तो 2 और एरोबिक तो 8। तो टोटल जो हमें हुए वो हुए 8 एटीपी। अब वो जैसे क्वेश्चन पूछे हम वैसे बताना। ठीक है। ये कंडीशन लिख लो, लिख लो, उसके बराबर लिख लो। नहीं पानी है। बहुत कम पानी लेके आई हो तो भरा हुआ कहाँ है? तो खाली आता पूरा तो नहीं है। ये लिख दिया बेटा। लिखते रहा करो, क्वेश्चन आएगा फिर बाद में बहुत पछताओगे कि गलत कैसे हो गया हमारा। और गलती मत करना आप लोग, सही है? धोखे से भी नीट में आप लोगों से धोखे से भी गलती ना हो जाए क्योंकि ये क्वेश्चन जब गलत होता है ना 4 नंबर जाते हैं। 4 नहीं जाते बल्कि 5 जाते हैं। और 5 जाते हैं तो बहुत बेकार लगता है। और बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्या फायदा? ये बात तो आपके बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए। और एक बात और बताऊँ आप लोगों को, आप लोग क्यों लिखा करो उसका रीजन बता रहा हूँ। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आज तो आपको लग रहा है कितनी आसान चीज है, अभी दिमाग में आपके। जब मैं इकोलॉजी पढ़ाऊंगा सब भूल जाओगे कि कहाँ पे 2 एटीपी आ रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, समझ रहे हो? और जब ये लिखा हुआ होता है अपने हैंड राइटिंग में तो हमें फिर याद रहता है। सही है। एक बार देखेंगे और उसको एक द्वारा याद हो जाएगा। और आप लोग लगातार रिवाइज करते रहा करो, ठीक है, चीजों को। चलो क्लियर हुआ ये? तो पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? अगले कह रहा है एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम कौन सा है? इनवर्टेज। कौन सा है बेटा? यहाँ अंडरलाइन करो इनवर्टेज को। सही है, ध्यान रखना है आपको। And these two monosaccharide readily enter the glycolytic pathway. Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of the enzyme कौन सा? हेक्सोकाइनेज। तो सबसे फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे भी स्टार बनाओ। और यहाँ पे फॉस्फोराइड का मतलब क्या है कि एक एटीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा? खर्च। और खर्च हो जाएगा तो बताओ ग्लूकोज से क्या बन जाएगा बेटा? बताओ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट जुड़ गया कार्बन पे। ठीक है, कौन से कार्बन पे? छठे कार्बन पे। सही है, इसीलिए ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है बेटा? हेक्सोकाइनेज। मैं कल आपको सारे एंजाइम लिखवा दूंगा, ठीक है? अभी जो है किताब में वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इसकी साइड में, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज लिख लो इस साइड। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, हेक्सोकाइनेज वाला। देख लिया? दूसरा सुनो,
मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट कंपाउंड फॉर्मेशन कौन सा होता है, फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व कौन सा होता है, वो आप लोगों को सब चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला क्या होता है, हेक्सोकाइनेज, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और वहां पे एटीपी क्या होते हैं, खर्च, क्या होते हैं, खर्च। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमेरेज। आप लोग केमिस्ट्री में आइसोमर पढ़ते होगे, पढ़े आप लोगों ने? आइसोमर का मतलब क्या होता है बताओ? जिसका फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे, लेकिन वो चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर देखने में चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें कर दिया, फ्रक्टोज में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंजाइम का नाम यहाँ पे क्या होगा, आइसोमेरेज। कौन सा होगा, आइसोमेरेज। तो यहाँ देखो, बोलो मत। तो कह रहा है टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि उसको कन्वर्ट किसमें कर देगा, फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम, आइसोमेरेज। तो सबसे पहले ग्लूकोज था, वहां पे हमने एटीपी खर्च किया, एक फॉस्फेट दिया उसे, और दिया तो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और वहां पे ग्लूकोज कौन सा एंजाइम था, हेक्सोकाइनेज। और इसके बाद बेटा आइसोमेरेज एंजाइम ने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट किसमें कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां तक कहानी क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है सब? अगले देखो, कह रहा है सब्सीक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम, द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 12.1। अब ये कह रहा है ये वाला पढ़ो, बाकायदा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगले देखते हैं क्या कह रहा है। अगले कह रहा है इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन। कितने रिएक्शन होती है, 10 रिएक्शन। इसे भी टर्न करो, जहां जहां मैं कह रहा हूं वहां टर्न कर लो, बस खाली क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको। ठीक है, रटना नहीं है आप लोगों को, रटो मत रटो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, 10 रिएक्शन एक स्टेप होती है। अगले कह रहे हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। मैंने कहा था 10 स्टेप रिएक्शन के लिए 10 यहाँ पे एंजाइम चाहिए होते हैं। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जो डिफरेंट एंजाइम से क्या होती है, कंट्रोल होती है। अगले देखो, कह रहा है टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। हमें मिलता क्या है बेटा, पायरुविक एसिड। क्या मिलता है, और पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2। सही है, एक ग्लूकोज से। अच्छा ये बताओ, पायरुवेट जो होगा, पायरुविक एसिड, वो कितने कार्बन कंपाउंड होगा, 3, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन था ना, 2 कार्बन 3 कार्बन 2 मिल जाएंगे बस। यहाँ देखो कह रहा है व्हाइल स्टडीइंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लीज नोट द स्टेप एट व्हिच यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच एक प्लीज। यहाँ पे कितने एटीपी मिल रहा है, कितने एनएडीपी, मैंने आपको डिटेल में लिखवा दिया। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है एटीपी यूटिलाइज। अब यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि एटीपी हमने खर्च कहाँ किया, तो कहाँ किए, फर्स्ट और थर्ड। यानी कि ग्लूकोज से जब बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और दूसरा एटीपी तब खर्च किया जब फ्रक्टोज से बनाया हमने, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ गए आप लोग? तो देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको पता है 2 बार कॉपी पे लिख अपने हाथ से बना लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। ये ज्यादा हम लोग मन में बैठा लेते हैं ना, बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है सब कुछ। अगले देखो, यहाँ क्या है, एटीपी यूटिलाइज कितने स्टेप में होता है, 2। पहला होता है बेटा जब हम ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि एक देते हैं एटीपी इसलिए लग जाता है 6। अगले कह रहा है एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ गए आप लोग? तो कौन सा एक्शन हुआ फर्स्ट और स्टेप में, और कौन से में, थर्ड। सेकंड नहीं, थर्ड। देखो सेकंड वाले में नहीं होता है, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड वाले में तो आइसोमेरेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड बेटा किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में, PgAl। और ये कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, 3 कार्बन। अगले कह रहा है वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH इज फॉर्म होता है किससे, NAD+ से। और कह रहा है दिस इज व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड इज कन्वर्ट किसमें होता है बेटा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तब क्या होता है, हमें ATP मिलता है। और अगले देखो, अब यहाँ पे वो सब वही लिखा हुआ है जो तुम लोगों ने भी पढ़ा था। अगले कह रहा है, देखो कह रहा है 2 redox equivalent are removed in the form of 2 hydrogen atom from PgAl and transferred to a molecule of NAD। सही है, कह रहा है PgAl जो ऑक्सीडाइज होगा with inorganic phosphate to get converted into BPGA। BPG का मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। सही है, सबके नाम ऊपर लिखे हुए हैं, देखना। अगले कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ BPGA to 3 phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP।
और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एटीपी मिलते हैं। कह रहा है अनदर एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पायरुविक एसिड, जो लास्ट स्टेप होता है इस ग्लाइकोलाइसिस का, वहां पे भी हमें क्या मिलता है, एटीपी। तो आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि लास्ट में हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलते हैं 2, उससे पहले 2 एटीपी मिलते हैं, टोटल कितने मिलते हैं, 4 एटीपी, और 2 क्या मिलते हैं, एनएडीपीएच मिलते हैं। तो ये सब हमें कहां से मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस से। अगले कह रहा है बेटा, can you then calculate how many ATP molecule are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule। तो मैंने ये सब दिखा दिया आपको अच्छे से, आप लोगों को एक बार याद करना है। अगले देखो, अगले कह रहा है पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक, दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड्स। अब आप लोग सोच सकते हो, अब ये तब अगले प्रोसेस होगा जब क्या होगा कि अब डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेशन कौन सा है, एरोबिक है या फिर एनारोबिक है। तब यानी कि पायरुवेट या तो क्रेब साइकिल में जाएगा या फिर वही रहेगा, समझ गए। अगर क्रेब साइकिल में जाएगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, और नहीं जाएगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। अभी हमें कितने एटीपी मिले, खाली 2 एटीपी, एनएडीपीएस अभी एटीपी कन्वर्ट ना हुए, वो कब होंगे, जब होगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर। आगे देखो, तो आप लोगों को बेटा यहाँ पे देखो कुछ चीजें, आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ देखो ग्लाइकोलाइसिस देखा, जहां से हमें कितने एटीपी मिले, 4, 2 एटीपी क्या हो गए, खर्च हो गए फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, 2 एनएडीपीएच मिले। अगर आपसे पूछा जाए टोटल गेन कितना हुआ तो 8 एटीपी का, लेकिन अगर वो ये बात कह रहा है कि हमें खाली एटीपी बताओ तो कितने होते हैं, 2 एटीपी। समझ गए हम लोग। बकाया एनएडीपीएच कन्वर्ट एटीपी में कब होंगे, जब ईटीएस होगा। अब किसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो ईटीएस नहीं होगा, और ईटीएस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो एनएडीपीएच कन्वर्ट ही नहीं होंगे, किसमें, एटीपी में। समझ गए हम लोग। अगले देखो, तो यहाँ पे हम लोग अगले कह रहे हैं देयर आर 3 मेजर वे इन व्हिच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। अब 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो मैंने बताया था किसमें होता है, मसल्स में। कहां होता है, मसल्स में। दूसरा कह रहा है या तो क्या होगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा कंडीशन हो सकती है या तो क्या होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, आप लोग ये बताओ मुझे, आपने ग्लूकोज था, क्या था, ग्लूकोज था, उससे क्या बना लिया, पायरुविक एसिड बना लिया, सही है। अब ये 3 कंडीशन में अगले जाके ब्रेकडाउन का हो सकता है, 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहला बन सकता है इससे लैक्टिक एसिड, क्या बन सकता है, जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो किसमें होता है, मसल्स में। कहां होता है। दूसरा, इथाइल अल्कोहल बन सकता है, क्या बन सकता है, इथाइल अल्कोहल, और ये कहां होता है, ईस्ट के द्वारा। आपने वो देखा है, वो बनते हुए शराब। अरे जो गांव बनाते हैं वैसे टाइप से बता रहा हूं मैं, गांव बनाए ना कहीं बनाए, लेकिन वो बनती तो ऐसी है, फर्मेंटेशन से होता है। फैक्ट्री में फ्लेवर डाल देते हैं, वहां फ्लेवर नहीं होता है गांव वाली में, लेकिन वो भी फ्लेवर डालते हैं। वो कौन सा डालते हैं, संतरा वगैरह डालते हैं, संतरा डाल दिया या फिर डालते हैं। आपने देखा होगा वो क्या, अरे ये मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग नहीं बताया क्या, मिठाई लेके आते हैं और जो गुड़ होता है ये लेके आते हैं, उसको रखते हैं 10-15 दिन के लिए घोल के। तो 10-15 दिन के लिए पता है क्यों रखते हैं, फर्मेंटेशन के लिए। अब वहां ईस्ट ग्रो हो जाएगा। अब वो काम तो किसने किया, ईस्ट ने, उस ग्लूकोज को सबको कन्वर्ट किसने कर दिया, एल्कोहल में। वो तो बाद में जो आग जला के करते हैं, आग जला के, वो तो खाली वो एल्कोहल को अलग करते हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या करते हैं, खाली हाँ बस उसको जला के भाप के फॉर्म में बस बोतल में रख लेते हैं, भाई बन जाती है। तो मेन काम किसने किया यहाँ पे, ईस्ट ने। और ईस्ट क्या कर रहा है वहां पे, एनारोबिक ब्रेकडाउन। समझ गए आप लोग, ठीक है। अगले देखो, और यह तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप लोग ये समझ गए बेटा, यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों एनारोबिक की टाइप है, ये कौन सा है, एरोबिक की टाइप। अरे चलो रिवाइज करो आपको तब तक।
इसे और मोड़ लो। तो आप लोग बताओ बेटा कितनी कंडीशन हो सकती है? 3। पहला क्या हो सकता है? इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन। दूसरा क्या हो सकता है? फर्मेंटेशन, यानी कि इसमें बन सकता है क्या क्या बन सकता है बताओ ना, लैक्टिक एसिड। और तीसरा क्या हो सकता है? एरोबिक कंडीशन। सही है। अब डिपेंड करेगा कि वो सेल कौन सा है, सही है, उस बात पे। तो आगे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये तो कह रहा है ग्लाइकोलिसिस, देयर आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगले कह रहे हैं फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन में होता है इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अगले कह रहा है बेटा फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O बनते हैं। हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब साइकिल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई। और आप लोगों को पता है जब अगर क्रेब साइकिल में जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। समझ गए आप लोग? तो 3 कंडीशन में पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन होगा। पहला एल्कोहल फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और तीसरा एरोबिक कंडीशन। एरोबिक में जाएगा तो क्रेब साइकिल होना चाहिए, और अगर इथाइल और वो बनेगा तो इसका मतलब वो कंडीशन कौन सी होती है? एनारोबिक, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा टॉपिक है बेटा? फर्मेंटेशन। क्या है यहाँ पे? ये देखो आप लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताऊं क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब यहाँ पे देखो जब इथेनॉल बनता है यानी इथाइल बनता है तो उसके साथ क्या है? CO2, और जब लैक्टिक एसिड है तो उसके साथ CO2 नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा यहाँ से कुछ हो सकता है, कहीं से नहीं आएगा। आप लोग ध्यान रखना इथाइल के साथ प्लस CO2, और अगर लैक्टिक एसिड है तो विदाउट CO2। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टर्म। बकाया आपको पता है, इधर देखो ये तुम्हारा था फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन गया, और उसके बाद क्या बन गया? पायरुविक एसिड। ये तो आपको पता ही है, पायरुविक एसिड बन गया। और उसके बाद अगर किसके द्वारा होगा बेटा? ईस्ट में होगा तो ये बन जाएगा इथेनॉल प्लस CO2, और अगर मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। और जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है? पेन्स होता है, दर्द होता है। ठीक है, लिख लो ऐसे के मसल में होगा तो लैक्टिक एसिड, और ईस्ट में होगा तो इथेनॉल प्लस CO2। क्लियर? तो फर्मेंटेशन स्टार्ट करें, बताओ पढ़े? ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं पढ़ो मत पढ़ो, क्या दिक्कत है? इतने रिलैक्स होकर रहते हैं बेटा, इतने रिलैक्स करके मतलब रहा करो, सही है। थोड़ा टेंशन लिया करो यहाँ पे कि हमें कितना पढ़ाई करना है, कितना नहीं करना है, कैसे पूरे दिन को हमें सर्वाइव करना है। टेंशन लेनी नहीं लेनी चाहिए, ये तो बोलूंगा, लेकिन उतनी टेंशन लेनी भी चाहिए जिससे काम, ऐसा नहीं। मुझे लगता है 90% लोग उतना ही सोचते हैं जितने से उनका काम चल जाए। होता है 90% लोग जितने से क्या जाए काम का मतलब होता है ठीक है खाना खा लिया, ठीक है सो लिया, ठीक है ये काम कर लिया, पापा ने कह दिया कर लो तो वो कर लिया, मम्मी ने कह दिया कर लो वो कर लिया, इसके बाद किसी ने कह दिया कि मतलब ये काम कर लो वो कर लिया, उसके बाद हाँ पता है कोचिंग आना है कोचिंग आ गए है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें क्या करना है। और मुझे लगता है बेटा ये लोग कहते हैं कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लाइफ में टेंशन भी लेनी चाहिए। अगर टेंशन नहीं लोगे तो फिर कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, बहुत आगे नहीं जा पाओगे। अब ऐसा नहीं कि आप लोग टेंशन ले रहे हो कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँ, तो फालतू की बातें हैं ना।
लेकिन उतना टेंशन लेना चाहिए जितने से हमें एक फर्स्ट पे तो रहे, टॉप पे तो रहे। और वो रहने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें स्किप भी करनी पड़ेंगी लाइफ में। इसका मतलब होता है कुछ चीजें छोड़नी भी होंगी। और दूसरा क्या होता है कि मैंने आपको बताया हमेशा कि अगर लाइफ में बहुत आगे जाना है आप लोगों को तो कुछ तो आप लोगों को टेंशन भी लेनी होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको बैठे बैठे कोई कुछ करके देगा। अब आप लोगों के पापा मुकेश अंबानी तो है नहीं भाई कि जाके उनकी कुर्सी बैठ जाओगे कि ठीक है भाई कुर्सी मिल गई हमारे लिए, बात खत्म। पापा ने मेहनत किया, हमें मेहनत नहीं करना है। अगर आप लोगों को कुछ नया एम्प्लॉय खड़ा करना है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी होगी। और वो मैं लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, लड़कों के लिए बता रहा हूँ। मतलब लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है अपने दम पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। अगर बेटा एक बार सोचो, अगर आपके पापा फार्मर हैं तो आप फार्मर तो अपने आप बन जाओगे, उसमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी बताओ? कोई करनी पड़ेगी? अभी यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, किसी के पापा फार्मर है तो मेहनत क्यों करेगा भाई? घर जाके आराम से खाना खाओ, मस्त जिंदगी काटो। तो मैं कह रहा हूँ 90% लोग ऐसे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स हो गए एकदम। और अगर फादर फार्मर है और आपको अगर डॉक्टर बनना है, सही है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी क्या कहना है? टेंशन करनी पड़ेगी। टेंशन नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मेहनत करोगे तो टेंशन भी होगी, सही, वही बात है। और आपको लग रहा है अगर लाइफ इतना सिंपल है, इतना सिंपल है नहीं किसी के लिए। अगर इतना सिंपल होता बेटा तो मुझे लग रहा है पीलीभीत शहर में क्यों होते, है ना? कोई मुंबई वगैरह में होते, अच्छी जगह है। एक देखो, दो टाइप के लोग हैं दुनिया में। एक तो वो है जिन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। जैसे अब भाई आपको बताया अगर सन्नी देओल का लड़का है तो उसे क्या करने की जरूरत है? भाई पापा ने इतनी मेहनत कर दी, बच्चा आराम से फ्री काटेगा, ऐसा करेगा। अब आपके पापा सन्नी देओल है ही नहीं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मेहनत करने के लिए, अपना खुद का कुछ करने के लिए आपको बेटा बहुत स्ट्रगल लाइफ में करनी होगी। आप लोग अभी घर पे रह रहे हो इसलिए आपको लगता नहीं कि स्ट्रगल क्या होती है। जिस दिन आप लोग बाहर निकलोगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत लाइफ में करनी होती है। और ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं, एक के लिए नहीं बता रहा हूँ। और आप लोग ये बात अगर सोचना है तो आप लोग कभी भी एक बार खाली ये सोच के देखना कि आज से मैं फादर से 1 भी रुपया नहीं लूंगा, तो आपको उस दिन से पता लगेगा कि लाइफ कितनी कठिन है। आप लोग एक दिन सोच के देखना खाली। अभी मुझे लगा सबकी एज हो गई होगी 18-20 साल तो हो गए होंगे ना सब लोग। अबे एवरेज कितनी साल के हो गए सब लोग? हाँ 80-20 तो हो गए। अरे भाई 18 बोल रहा हूँ, 18, हाँ सॉरी जल्दी बोला। 18-19 के एज में सब लोग हो गए, सही है। आप लोग एक बार सोचना खाली कि आज के बाद मैं फादर से 1 भी रुपया नहीं लूंगा। अब ऐसा नहीं है कि फादर से रुपया लेने के बाद उधर पर चले जाओ कि 6000 रुपया कमा लूंगा, खा लूंगा, ऐसा नहीं। कुछ मुझे बड़ा करना है, ऐसे सोचो। उस दिन से आपको लगेगा कि वास्तव में अब मैं बड़ा हुआ हूं और अपने डिसीजन लेने लगा। एक बार सोच के देखना। ऐसे नहीं कि अभी तो आप लोग फादर पर डिपेंडेंट हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, चल ठीक है नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जिस दिन खुद के डिपेंडेंट हो जाओगे ना, उस दिन आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। उस दिन आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि मुझे चाय पीना है, दूध पीना है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब भी आपको रहना है, पानी भी पीना पड़ेगा। हाँ बात सही है, पानी पीना पड़ता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे लग रहा है जो यहाँ रूम पे रहते होंगे। रहता है यहाँ पे? नहीं रहता कोई? सब लोग अच्छे मतलब मैं बोल रहा हूँ जो लोग रूम पे रहते हैं उन्हें पता होता है कि घर पे वो कितना वो निकालते हैं कि अगर ये नमक ज्यादा हो गया, ये सब हो गया, वो यहाँ पे ऐसे खा लेते हैं बेचारे कि पेट भर जाए, बस बात खत्म, समझ रहे? तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो मेहनत से। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भाई, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सब लोग अच्छे से पोस्ट पे जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। और ये तभी होगा जब आप बहुत स्ट्रगल करोगे लाइफ में, मेहनत करोगे। मतलब उतनी टेंशन लोगे, इतने से काम ना चल जाए, काम चलाने के लिए नहीं, वैसे टेंशन लोगे कि मुझे इतनी पढ़ाई भी करनी है। और उसके लिए मैंने सिंपल सा बोला है कि आप लोग ज्यादा मत पढ़ो, बस 4-5 घंटे 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ते रहो। चाहे कोई बच्चा कितना भी कमजोर हुआ, चाहे वो कितना भी तेज हुआ, आप लोग एवरेज 4-5 घंटे घर पे पढ़ते रहो बस, डेली करनी कंटिन्यू। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता लेट मिलती है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, वो अलग अलग वो है, लेकिन आपको मिलेगी जरूर, ये हकीकत है, सही है, सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप लोग इतना कंटिन्यू कर रहे हो तो। ये लिखते जरूर, मैं बार बार कहता हूँ आप डॉक्टर बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान बन जाओगे।
अगर आपने 4-5 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ाई की है तो सही है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं लाइफ में। ऑप्शन का मतलब पता क्या होता है, आप लोग लगता है कि आज आप लोग खाली आज से देख रहे हो आज अपने आप को, आप लोग हो सकता है 2 साल बाद क्या चेंज हो जाए यहाँ पे, लेकिन आप लोग का काम क्या है, मेहनत करना। वो तो रिजल्ट क्या रहेगा वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अभी तो मेहनत करो, और अब उसके बाद आपका रिजल्ट क्या रहेगा, क्या कहाँ पे आप पहुंचोगे, वो तो आप अभी से इमेज क्यों बना रहे हो, वो तो बाद में बनाओ ना जब वहां तक पहुंच जाओ। तो अभी आपका काम क्या है, मेहनत करना सही बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई किया करो 4 घंटे और डेली, ठीक है। तो यहाँ पे आते चलो, यहाँ देखो अगर हम फर्मेंटेशन की बात करूं तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, एनारोबिक ब्रेकडाउन। क्या बोल सकते हैं, तो देखो लिख लो हम लोग, एनारोबिक एनारोबिक ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे देखो कितने बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, फ्री चक्कर से फ्री मूवी चल रही है, एब्सेंट रहना है, एब्सेंट रहते हैं, जरा सा कुछ हो जाए बस एब्सेंट करना है, छुट्टी करना है, एक बहाना ढूंढते हैं, तो थोड़ा दर्द होने लगे, कुछ भी होने लगे, फीवर आ जाए आप छुट्टी मत किया करो बेटा, ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, अभी हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है, सही है। और बहुत सारे बच्चे जिन्हें पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, तो सोचो कैसे रहते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, मेरा जैसे एक का दोस्त भी ऐसे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की। जैसे मैं सपोज मैंने बताया कभी, एक मेरा दोस्त था, उसने बरेली मजदूरी करके पढ़ाई करता था। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है, कितनी बड़ी बात है, सही है। और कभी कभी जब आप लोग डिसीजन लोगे तो बेटा ये मत सोचा करो कि हम घर से कैसे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल घर से होते हैं लेकिन फिर भी संघर्ष करते हैं। जैसे ये तो मैं एग्जाम्पल आप लोग आप क्या बताऊं, जैसे सपोज देव सर को मान लो, ये नॉर्मली बहुत अच्छे घर से हैं लेकिन यहाँ पे इतना संघर्ष करते हैं आप लोग सोच नहीं सकते। संघर्ष का मतलब होता है कि भूखे रहना, ये सब करना, या फिर एक किसी को ये सब बातें ना बताना। रुपए नहीं है तो हम लोग ऐसा नहीं घर में फोन करते हैं पापा 5,000 डाल दो, कभी नहीं किया आज तक, 3-4 साल हो गए। और कंडीशन ऐसी रहती है खाने के लिए रुपये नहीं रहते, क्योंकि भाई फीस तो आती है, हो जाता है कभी वैसा। और आपको मैं आगे करता हूँ, देव सर का खुद का स्कूल है, आपको सबको पता होगा, इंटर कॉलेज। इतना सब कुछ होने के बाद संघर्ष अगर आदमी इतना कर रहा है, इतना पढ़ाई कर रहा है, तो फिर सोचो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ को संघर्ष करके काटो थोड़ा, ऐसा नहीं कि एंजॉय करके सब कुछ मिल रहा है तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वरना अगर किसी का इंटर कॉलेज होगा तो ये संघर्ष क्यों करेगा भाई, वो तो राजा है ना, घर पे जाके अपना बन जाएगा, क्या प्रिंसिपल बन जाएगा थोड़े दिन बाद। लेकिन खुद के करने के चक्कर से हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करते रहते हैं कि अब पापा से क्या मतलब है, उनका प्रॉपर्टी है वो उनका है, हम लोगों का खुद का करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ किया करो कि कुछ बड़ा करो लाइफ में अपने दम पे, ठीक है, दूसरे के लिए। तो यहाँ पे देखो आगे देखो, यहाँ पे तो कह रहा है इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, किसकी बात कर रहा है बेटा, ईस्ट की बात कर रहा है। और कह रहा है द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। और कह रहा है अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट टू CO2 एंड, बेटा यहाँ पे स्टार बनाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था इथेनॉल और CO2 का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं। अगले क्या रहता है एंजाइम पायरुविक एसिड, यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है बेटा, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एंजाइम कौन सा है, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, दूसरा कौन सा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अगले कह रहा है ए अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, आपको बताया फ्रॉम पायरुविक एसिड। द स्टेप इन्वॉल्व आर शो इन फिगर, बताइए आपको देखना, इन एनिमल सेल लाइक मसल्स हो गई, क्या हो गई बेटा, मसल्स हो गया ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज मानो आप लोगों ने कभी एक्सरसाइज नहीं की, सही है, और आपने एक दिन सोच लिया चलो आज जिम जाते हैं, जिम जाते हैं, रेस लगाते हैं, तो आपको एक दिन जाओगे तो आपको दर्द होगा, वो इसीलिए हुआ कि आपकी बॉडी को पता ही नहीं था, सही है। और हमारी बॉडी क्या करने लगती है, एनारोबिक ब्रेकडाउन। और जब एनारोबिक ब्रेकडाउन करती है इसका मतलब क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और हल्के हल्के जब आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, और आप लोग नॉर्मली आपकी बॉडी को जितने एटीपी चाहिए उतने वो एरोबिक ब्रेकडाउन से भी काम चला लेगा। अगले देखो कह रहा है व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा था बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे कौन सा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज।
और कह रहा था रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH व्हिच इज रीऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा, NAD में, यानी कि NADH खर्च हो जाएगा यहाँ पे। और कह रहा है इन बोथ द प्रोसेस। तो आपको बताए ईस्ट में, ईस्ट के द्वारा जो होता है वो फर्मेंटेशन होता है, और दूसरा मैंने बताया था क्या बनता है ईस्ट के द्वारा, इथाइल अल्कोहल और साथ में CO2, सही है। दूसरा मैंने कहा था मसल्स में या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। क्लियर हुआ बेटा इतना। और ये सब कंडीशन कौन सी होती है, एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, इतना ध्यान रखना बस, और क्या ध्यान रखना है। अगले देखो कह रहा है इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे आप लोग बताओ क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP। यहाँ बाद में ATP से ना बनते हैं कोई, तो ATP भी नहीं बने, और यहाँ पे हमें कितना एनर्जी मिला, बहुत कम एनर्जी मिला, कितना, वो वही ग्लाइकोलाइसिस से वही मिला, सही है वो वाला। अगले कह रहा है आल्सो द प्रोसेस आर ए हेटेरोडोक्स, आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, what is the net ATP that is synthesized, calculate how many ATP are synthesized and detect the number of ATP utilized during glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid। ऐसे ना आपको पता है दो कितने मिलते हैं, 2 ATP, कितने मिलते हैं, 2 ATP। अगले कह रहा है बेटा yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reach about 30%। अगर 30% से अल्कोहल का परसेंटेज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे इसको बोलते हैं ईस्ट पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, ईस्ट पॉइजनिंग, सही है, जहर बन जाता है वहां पे और डेथ हो जाती है ऐसे। इसीलिए अब ये कंडीशन गोवा नहीं बता रहा है कि यहाँ पर ज्यादा अल्कोहल पीने से डेथ हो जाती है, ये बता रहा है उसी में जो फर्मेंटेशन होता है वहां पे ईस्ट पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। नहीं अल्कोहल अगर हाँ फर्मेंटेशन ज्यादा हो तो अल्कोहल ज्यादा बन जाएगा, और ज्यादा बना तो वहां पे क्या हो जाएगा, ईस्ट पॉइजनिंग, वो जहर बन जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। अगले देखो तो यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो कितने ATP हैं, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेन ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन। आप लोग बताओ, सब बच्चों को पता होगा यहाँ पे कि जो होते नहीं अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब होता है जो पौवा, अरे होता नहीं पौवा, तो उसमें अरे बोतल पौवा होते नहीं है रम विस्की वगैरह, उसमें कितना, अरे इसी बात को कर रहा हूँ मैं और किस बात कर रहा हूँ तो सुनो तो उसमें कितना अल्कोहल होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जो गांव वाली होती है वो कभी भी नहीं पीनी चाहिए, उसमें अल्कोहल का कोई भी रोल। लेकिन गांव वाली बहुत ज्यादा होते हैं वो बेटा प्योर नहीं सुनो वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो पानी मिला के नहीं, वो देख के बता देंगे कि ये कितना तेज है। मैंने वो देखा है, वो पता क्या करते हैं, जला के देख लेते हैं, और जला के पता लग जाता है कि बहुत तेज जल रही है इसका मतलब बहुत अच्छी है, और कम जल रही तो वो कैसी है, बेकार है, ठीक है। तो ऐसे पता लगाते हैं। लेकिन सुनो लेकिन उसमें कोई भी अल्कोहल का कोई भी परसेंटेज नहीं होता है, वहां पे वो कैसा होता है, वही चढ़ गई चांद तक, वरना वो पीते रहते हैं, बैठी चढ़ती नहीं है, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाले होते हैं, ये इंग्लिश वगैरह होता है, इसमें क्या होता है, पूरा परसेंटेज लिखा होता है कि इतना नशा करेगा, उतना ही करेगा, न ज्यादा ना कम। लेकिन अब ये पीते पीते भी लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो एक पोस्ट से कुछ नहीं होता, उन्हें वो बदल चाहिए पूरा, तो वो ऐसे हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, या ज्यादा पीने लगते हैं, तब ऐसा होता है, ठीक है। चलो अगले देखो, कह रहा है व्हाट देयर इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड टू synthesizing a larger number of ATP molecules needed for cellular metabolism। अब बात कर रहा है बेटा किसकी, इन यूकैरियोट्स, किस बात कर रहा है, इन यूकैरियोट्स। कह रहा है these steps take place within the mitochondria and this require oxygen, उसे क्या बोलते हैं, aerobic respiration। और कह रहा है the process that lead to a complete oxidation of organic substance। यहाँ पे क्या होता है, complete breakdown होता है। और बेटा कह रहा है in the presence of oxygen and the release CO2 water and a large amount of energy present in the substrate, this type of respiration is most common in higher organism। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक बार रिवाइज कर लो जैसे, फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो एरोबिक कब रिवाइज करो,
से नीड ज्यादा जरूरत होती है डाइट की, इसीलिए कहते हैं डाइट बढ़ाओ अपनी। तो फिर डाइट से हमें एनर्जी तो मिलती है। हां, एनर्जी बढ़ेगी तो फिर एटीपी भी बढ़ेगी। हां, तो फिर बढ़ जाएंगे और क्या। हां, अभी क्लियर नहीं हुआ है? देखो अभी ताला है। देखो आप ऐसे समझो, ये बताओ मुझे, अगर मान लिया किसी को जैसे कोई वर्क कम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ज्यादा कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा वो वर्क कर रहा है उसको वैसे डाइट की जरूरत पड़ती है, और जैसा डाइट लेगा तो उसमें एटीपी ज्यादा बनेंगे क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे ग्लूकोज के, ज्यादा ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूंगा तो सब में ऐसा होगा कि 38 मॉलिक्यूल 38 एटीपी मिलेंगे 1 ग्लूकोज के साथ, तो ठीक है। मतलब ग्लूकोज के हिसाब से, मतलब यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज की बात हो रही है। हाँ, एक ग्लूकोज का हो रहा है। ग्लूकोज जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा एटीपी बनेगी, जितनी अच्छी डाइट होगी उतना बस। हाँ, अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब एक सुनो, अगर सब में एटीपी बराबर बने तो फिर कैसे कोई काम करेगा भाई? कोई बहुत मेहनत का काम कर रहा है, कोई कम कर रहा है, इसमें सब लोग खाली एक रोटी खा ले काम चला ले पूरे दिन का, ऐसे कैसे सकता है? डाइट तो देनी पड़ेगी ना उस हिसाब से, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ बेटा। तो हम लोग आते हैं फिर किस पे? एरोबिक रेस्पिरेशन पे। पढ़े इसको? पीछे का क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पढ़े हम एरोबिक बेटा। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था यहाँ पे? मैंने कहा था यहाँ पे होता है पहले लिंक रिएक्शन। क्या होता है? लिंक रिएक्शन होगा, और लिंक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वहां पे भी हमें फायदा होता है और हमें क्या मिल जाता है? NADPH। जो NADPH मिल जाते हैं ना, तो देखो तो कह रहा है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या प्रेजेंट होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। और बेटा इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि अब बकाया के एटीपी कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ गए आप लोग? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है? पावर हाउस होता है। सही है। अगले देखो, कह रहा था फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाइरुवेट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में वो यानी कि साइटोप्लाज्म में था, अब उससे कहां भेजा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कह रहा है द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या क्या होता है देखो, पहले कह रहा है, सुन लो ये इंपॉर्टेंट है। पहला बता रहा है बेटा द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट। सबसे पहले क्या होगा? मैंने कहा था यहाँ पे होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन। सही है। और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो कैसा होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इसीलिए वहां 2 एटीपी मिलते हैं और यहाँ पे कितने मिलते हैं? 38 एटीपी। अगले कह रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट बाय द स्टेप बाय द रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हमें कितने CO2 मिलेंगे? 3 मॉलिक्यूल। अभी देखेंगे अगले जाके। और अगले कह रहा था पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। जहां पे क्या होगा? ETS। ठीक है। अगले देखो, कह रहा है व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइल द सेकंड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? क्रेब्स साइकिल की। किसकी कर रहा है? क्रेब्स साइकिल की। तो यहाँ लिख लो। और यहाँ पे जो बात कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में, वो किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी बात कर रहा है, यानी कि ETS की बात कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है। सही है। तो एरोबिक कंडीशन में होगा, पहले क्या होगा? क्रेब्स साइकिल, और दूसरा क्या होगा? ATS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगले देखो, अब अगले कह रहा है पाइरुवेट व्हिच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोइंग। यहां पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? जो मैंने बताया था अभी आपको, इधर देखो, जो मैंने आपको बताया था कि पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे देखो क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पे एंजाइम कौन सा होगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इंपॉर्टेंट है इसका स्टेप वहां पे।
इस एंजाइम का नाम वो पूछ सकता है, लिंक रिएक्शन के एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और उससे भी इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम आयन जो लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम बच्चे फंस जाते हैं। बेसिकली आपको पता है हर जगह किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैग्नीशियम, और एक जगह बताया मैग्नीज। बताओ कहाँ पे? आगे वाले है, पीछे वाले था, जहां वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी वहां पे मैग्नीज और क्लोराइड था, वो 9 की जरूरत पड़ी थी। बेटा लिख लो, ये ऐसे पॉइंट क्वेश्चन आ जाएंगे, फंस जाओगे आप लोग। फोटोसिंथेसिस में नॉन साइक्लिक हुआ था, वहां वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, तो वो किसकी प्रेजेंस में हुई थी, मैग्नीज और क्लोराइड आयन में। वहां बहुत इंपॉर्टेंट था वो पॉइंट, और यहाँ क्या है, मैग्नीशियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बकाया मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली हर जगह लगभग किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन। सही है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये सब चीजों में किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन। आगे देखो, अगले कह रहा है बेटा एंजाइम का नाम हमारे कौन सा है, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। कह रहा है द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, देखो ये कह रहा है बेटा पायरुविक एसिड है, साथ में क्या है, कोएंजाइम A, और साथ में क्या है, NAD। सही है, एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और प्रेजेंस इसकी है मैग्नीशियम आयन की, इस टर्म यहाँ पे। और बनता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में CO2 बन जाएगा, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का रिलीज होना। चाहे लिख लो इसके नीचे, यहाँ CO2 लिखा है, लिख लो डीकार्बोक्सिलेशन। सही है, और क्या बन जाएगा, NADH। अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, ये देखो आप लोग बताओ, यहाँ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे, 2। तो NADH कितने बनेंगे, 2। तो हमें तो फायदा हो गया ना, हमें क्या फायदा हो गया, हमें NADH मिल गए, फिर ये 6 भी मिल गए, ठीक है। और इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, लिंक रिएक्शन। किसके बीच, लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, ये भी लिख लो, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये बेटा क्या है, लिंक रिएक्शन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सी रिएक्शन होती है जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस की लिंक रिएक्शन होती है, बीच की होती है, ठीक है। तो लिख लो बात, पानी इसमें भी खत्म हो गया। इसको तो सृष्टि को दे देंगे। बेटा पानी पीना चाहिए, आप लोग बताइए बात, खाना खाओ मत और पानी पिया करो, ये जरूरी होता है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना बॉडी के लिए। और आप लोग तब पीते जो प्यास लगती है, मैं तब नहीं पीता प्यास लगती है, वो तब तो पीता ही पीता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पीता रहता हूँ। आप लोगों को जब प्यास लगती तब पानी पीते हो, जैसे आप लोग बेटा प्यास का मतलब होता है तब तो आपको बॉडी की जरूरत है ना, तब प्यास लगती है। आप लोग हमेशा पीते रहो, तभी मैं कहता हूँ वाटर बोतल हमेशा साथ होनी चाहिए हर बच्चे के। और आप लोग हर 10 मिनट बाद एक वो क्या बोलते हैं, एक बार पीजिए, ठीक है, हर 10-15-20 मिनट। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड रहेगा वो कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। हाँ GFR बढ़ जाएगा तो फिर क्या किया जाए, पीना तो है ही पानी, तो आपको पीना चाहिए, ठीक है, पानी पीना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बताओ, वैसे अगर बेसिक देखा जाए तो पानी की जरूरत है कितनी पड़ती है बॉडी को, कम से कम हमें पीना चाहिए दिन में 800, बहुत हो गया, 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। आप लोग कितने, यहाँ पे कोई नहीं पीता होगा 5 लीटर, कुछ लोग तो 2 गिलास पीते होंगे, एक खाना खाते सोए को, एक शाम को। और मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। ये एक रीजन होता है पानी पीने का, आपको बताइएगा।
अरे मैं इसलिए पीता हूँ मैं इसलिए पीता हूँ कि आप लोगों को याद दिलवा दूं ये बात, जिससे आप लोग पीना स्टार्ट कर दो। नहीं पानी पीना चाहिए, उससे बहुत सारी डिजीज कम होती है। ठीक है चलो कोई बात नहीं रहता। एक तो यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अगले देखो तो हमें क्या मिला, 2 एनएडीपीएस मिल गए और यानी कि हमें 6 एटीपी मिल गए। इसको क्या बोलते हैं, लिख लिया लिंक रिएक्शन, सही है लिंक रिएक्शन लिख लिया। ठीक है कह रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अगले देखो कह रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर अ साइक्लिक पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, सही है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मोर कॉमनली कॉल्ड इसे क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। आफ्टर द साइंटिस्ट टेक हैंस क्रेब, कौन थे, हैंस क्रेब हु फर्स्ट इलुसिडेट इट, यानी कि सबसे पहले उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेब साइकिल। तो आप लोग इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल सकते हो, आप लोग इसको क्रेब साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है और भी इसके नाम होते हैं, फर्स्ट कंपाउंड बनता है ऑक्सैलिक एसिड तो वो ही बोल सकते हो। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फर्स्ट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं हैंस क्रेब। हेलो अभी पढ़ा रहा हूँ अभी बोल पढ़ा रहा है, ठीक है बात करना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल, और एक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल, और एक को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसको हम टीसीए साइकिल बोल सकते हैं, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्रेब साइकिल भी बोल सकते हैं। दूसरा हम फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनता है बेटा, जो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। बहुत सारे नामों से इसको बोलते हैं, किसको, क्रेब साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं ये वाला, हाँ सॉरी सिट्रिक एसिड बनता है ना, तो सिट्रिक एसिड साइकिल ही बोलते हैं। तो इसको इतने सारे नामों से। दूसरा ये 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसीलिए इसको हम लोग C6 साइकिल भी बोलते हैं। कौन कौन से नाम हो गए, टीसीए साइकिल, टीसीए, इसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, इसके बाद क्रेब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और C6 साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है इतने सारे नाम होते हैं इसके। ठीक है अब देखो यहाँ पे अगले कह रहा था टीसीए साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू ईट सिट्रिक एसिड। क्या बनता है बेटा, सिट्रिक एसिड। यहाँ पे पहले साइकिल समझ लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कम कंपाउंड लिखे हुए हैं, वैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है देखो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, पहला हम लोग ये देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो ये कह रहा है पायरुवेट है, क्या है ये पायरुवेट है। पायरुवेट तो था, ये किससे बना था, ग्लूकोज से। किससे बना था, ग्लूकोज से। और क्या बन गया, पायरुवेट बन गया, और इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। समझ गए आप लोग, पायरुवेट था। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। इसको हमने क्या बोला बेटा, लिंक रिएक्शन। क्या बोला, लिंक रिएक्शन बोला। और आपको पता है क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये तो बना था। अब देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट कंपाउंड जो एक्सेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और जो एसिटाइल कोएंजाइम को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्लियर। अब आप लोग यहाँ पे देखो 4 कार्बन ये कंपाउंड है बेटा, और 2 कार्बन यहाँ से, तो ये कितने कार्बन बन जाएगा, 6 कार्बन, इसीलिए इसको बोलते हैं C6 साइकिल भी। सही है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं सिट्रिक एसिड, यहाँ पे अब देखो अभी तो आज मैं पूरी पढ़ा नहीं पाऊंगा, कितना टाइम हो गया देखो, 20 हो गया। तो एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है हमें। ठीक है उसके बाद हम लोग कल को पढ़ेंगे। आप लोग बताओ बेटा, मैंने कहा था यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो आप लोग बताओ कितनी बार चलेगी, 2 बार। 6 बार फिर से बोल रहे हो, 2 बार चलेगी, क्या चलेगी, 2 बार। तो आप लोग बताओ 2 बार चलेगी, तो 2 यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, NADH। यहाँ पे देखो रुक जाओ, एक यहाँ पे मिलेगा, अभी पहले वैसे काउंट करते हैं, एक यहाँ पे मिलेगा,
सही है, एक NADH मिल गया। इसके बाद देखो एक FADH मिला और एक क्या मिला बेटा, ये मिला, और एक GTP मिला होगा, ये मिला। आप लोग बताओ में क्या क्या मिला क्रेब्स साइकिल से? 3 NADH ये तो मिले, एक FADH और एक GTP। तो यहाँ पे देखो काउंट करते हैं, देखो यहाँ पे हमें 3 क्या मिले बेटा, NADPH, एक क्या मिला FADH2 और एक क्या मिला GTP। मैंने बताया था एक NADPH के पास कितने ATP होते हैं, 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 ATP हमें मिलेंगे। इसके बाद एक FADH2 से कितने मिलते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 ATP मिल जाएंगे। और बेटा यहाँ पे एक ATP से क्या मिलता है, एक ATP, तो टोटल कितने हो गए, 9 2 11 1 12 ATP। और 12 ATP का मतलब 2 बार चलती है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 24 ATP। तो 12 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 24 ATP हमें मिलते हैं किससे, क्रेब्स साइकिल से। आप लोग बताओ 24 इससे मिले हमें किससे, क्रेब्स साइकिल से। और बेटा लिंक रिएक्शन से कितने मिले, 6 ATP, कितने हो गए 30, और 8 कहां से मिले थे, ग्लाइकोलाइसिस, टोटल कितने हो गए, 38। बस ये हमें मिलता है यहाँ से। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल से हमें कितने मिलते हैं, 24, लेकिन एक से नहीं 2 से। अगर वो एक की बात करेगा तो कितने बताओगे, तो 12। सही, ये गाड़ी से नहीं हुई अभी तक है, 5 20 हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अगर हम टोटल NADPH काउंट करें तो कितने मिल जाएंगे हमें, देखो 3 हमें यहाँ से मिले, कितने मिले 3, और 2 कहां से मिले, लिंक रिएक्शन से 5, और 2 कहां से मिले, 5 से 7, और अगर दोनों का बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और 2 10। सही है, तो आप लोग नहीं लिख लो एक बार, टोटल हमें जो NADPH मिले वो कितने मिले, 10 NADPH टोटल ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन, वो सॉरी टोटल ग्लूकोज ब्रेकडाउन में। एकदम से क्वेश्चन आता है फिर हम लोग काउंट करते हैं तो टाइम लगता है या भूल जाते हैं क्योंकि वो ऑप्शन देता है सारे, 10 भी दे देगा, 9 भी दे देगा, 7 भी दे देगा। जो आपका आंसर आएगा वो भी होगा, जो नहीं आएगा वो भी होगा। ठीक है,
लिख लिया बेटा। तो टोटल हमें, अब आप लोग बताओ, अगर पूरा प्रोसेस आपको बताना हो तो आप बता सकते हो आराम से, जैसे 10 NADPH, इसके बाद हमें कहां से कितने ATP मिले वो भी बता दोगे, कहां से FADH2 कितने मिले वो भी बता दोगे, GTP कितना मिला वो सब बता दोगे आप लोग, ठीक है। बकाया अगर आपको इतना पता है तो इसका मतलब ये है कि लगभग आप लोगों की ये यहाँ पे बनता क्या क्या है, देखो एक बार सुन लो। सबसे पहले क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इससे बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो यहाँ पे ये कितने कार्बन होता है, 5 कार्बन, जो यहाँ पे भी क्या होता है अपना डी कार्बोक्सिलेशन, क्या होता है डी कार्बन, CO2 यहाँ से निकल गया। अब देखो इसके बाद अल्फा ग्लूटारिक एसिड जो कन्वर्ट होता है वो होता है सक्सेनिक एसिड में। मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा अगर आपको। सक्सेनिक एसिड का कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मैलिक फिर से रिएक्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। सही है। यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने हैं देखो, लेकिन उससे फायदा नहीं है, आपको बताने इसका फायदा है इतने ज्यादा इतनी पढ़ लेना खाली, ठीक है, तो ये होता जाएगा। लेकिन फिर भी आपको देख लो एक बार, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो सबसे पहले क्या बना था बताओ, एक पायरुवेट एसिड था बेटा, क्या था, ऐसे आपको ध्यान रख सकते हो, पायरुवेट एसिड से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम, सही है। इसके बाद बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद यहाँ पे बनता है सिस एक्वानेटिक एसिड, कौन सा बनता है, वो जो तुम्हारी किताब में नहीं है, सही है। इसके बाद बनता है तुम्हारा आइसोसिट्रिक एसिड, क्या बनता है बेटा, आइसोसिट्रिक एसिड, और इसके बाद जो बनता है वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, हाँ चलो सही है, ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड, और इसके बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो भी बना है, सही है। इसके बाद बनता है सक्सिनाइल, और इसके बाद बनता है सक्सिनिक एसिड, इसके बाद बनता है फ्यूमेरिक एसिड, और इसके बाद बेटा बनता है फाइनली मैलिक एसिड, और इसके बाद बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे इतने एसिड बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे कम लिखे हुए थे जो आप लोगों को कुछ सिस्टर छूटी हुई है। मैं इसे बेटा बुकलेट से आपको पूरी बनवा दूंगा, ठीक है, दोनों साइकिल, ये वाली भी और वो वाली भी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसे ही पता होना चाहिए बेसिकली कि हर आपको स्टेप पता होना चाहिए, तब अच्छे से आप लोग इसको कर पाओगे, ठीक है। ऐसे आप लोग मजा नहीं आता है अगर, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी बातें अगर याद ना रखो तो कोई बात नहीं है, ऐसी जो किताब में लिखी हुई वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इसको फिर कल ही पढ़ेंगे तो टाइम हो गया, चलो कल ही पढ़ेंगे इसको डिटेल में, सही है। दिख रहा है ये दिख रहा है आपको, वैसे मैं कल साइकिल बनवा दूंगा आपको पूरी। ये तो ये संगवारा में करेगा हुआ है, देखा हटा दो।